हमने टारगेट सेट किया था 6.6%, आखिरी साल की बात कर रहा हूं, और हुआ कितनी, इंडस्ट्री कितनी तेजी से बढ़ी, 9.8%, अपने टारगेट से ऊपर गए हम। सर्विसेज सेक्टर, और इसके अंदर आईटी भी मिला लें, तो सर्विसेज में 4.7% टारगेट सेट किया, 6.2% पे हमने हमारे ग्रोथ हुई सर्विसेज में। और आईटी जो कि मुस्तकबिल है, टेक्नोलॉजी, उसमें 26.9% हमारा बढ़ा। यानी जो फ्यूचर पे सबसे जो हमने जोर लगाया कि हमारी आईटी जो फ्यूचर है उसमें रिकॉर्ड इजाफा हुआ। और बिजली की, अच्छा ये समझने की बात है कि जो बिजली है, अगर इन्होंने जो हमारे पहले यही नून लीग की हुकूमत थी, इन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए हैं बिजली के, जो कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं, चाहे हम बिजली खरीदें या ना खरीदें, हमें पैसे देने पड़ते हैं। जो बिजली घर से इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं, जो अगर हम जितनी मर्जी, अगर हम बिजली कम भी इस्तेमाल करते हैं, पैसा पूरा देना पड़ता है। तो उसके लिए हमने क्या कोशिश की कि इन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किए उन्होंने इजाफी बिजली बना दी। हमारे पास इस वक्त जब हमारी हुकूमत आई तो हम वो उसको इस्तेमाल ही नहीं कर सकते थे क्योंकि कैपेसिटी नहीं थी। तो हमने कोशिश की कि बिजली की कंजम्पशन बढ़े, इंडस्ट्री को हमने इंसेंटिव्स दिए। तो हमारे दौर में जो बिजली की कंजम्पशन बढ़ी वो 20.9%। तो ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि मायशत तो हमारी बढ़ रही थी, मुल्क तरक्की कर रहा था, और ये पाकिस्तान की इकोनॉमिक सर्वे कह रही है, ये जो इनके दौर में पब्लिश हुई है, तो वो जो हर साल पब्लिश होती है उसके मुताबिक मुल्क तो तरक्की कर रहा था। तो फिर ये जो साजिश के तहत इनको ऊपर बैठाया गया और हमें यह कहा गया कि वो बहुत कोई शहबाज शरीफ कोई जीनियस है, इससे कोई काबिल आदमी कोई नहीं है, इसको ऊपर आके बैठा दिया। और उसके बाद वो जो भागा हुआ था मुल्क से, भागे हुए तो सारे ही थे, तो उसको खास तौर पे लेके आए इसहाक डार को। उसने आगे कहा कि मैं मूडीज को ठीक कर दूंगा, उसके बाद वो गुम ही हो गया। और ये जो आज आपको मैं बता रहा हूं कि अगर इसका मतलब दुनिया पाकिस्तान क्या देख रही है, हम नहीं क्या कैसे कह रहे। मैंने वैसे 6 महीने पहले अपनी कौम को बता दिया था कि जो 30 साल दोनों हुकूमतें मिलकर करते रहे हैं, और इनके 30 साल में हिंदुस्तान भी आगे निकला हमारे से, बांग्लादेश भी हमारे से आगे निकला। हम 90 की दिहाई तक पाकिस्तान इन दोनों से आगे था। जब से ये दोनों आए हैं ये डाकू खानदान, ये दोनों हमारे से आगे निकल गए, क्योंकि हमारा मुल्क पीछे चला गया, इनकी दौलत में इजाफा हो गया, मुल्क मकरूज हो गया, और इनके बाहर शानदार महलात बनने शुरू हो गए। जब से नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बना, वो लंदन के सबसे महंगे इलाके में बड़े इनके पास 4 फ्लैट आ गए और इनके बेटों की बड़ी प्रॉपर्टीज आ गई। तो ये तो अमीर हो गए, कौम मकरूज हो गई। इनको वापस मुसल्लत किया, और मैंने तब कहा कि इनसे नहीं संभाला जाएगा। मैंने एस्टेब्लिशमेंट को समझाया, हैंडलर्स को समझाया कि ये अगर आपने साजिश कामयाब होने दी, ये मुल्क नहीं संभाल सकते। और मैंने जब 6 महीने पहले कहा था कि खुदा ना खास्ता अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट करता है, यानी कर्जे नहीं वापस कर सकता, तो पाकिस्तान को फिर कौन बेल आउट करेगा। और मैंने तब यह कहा था, जब इन्होंने कहा कि इसको गद्दार, मुझे गद्दार कह रहे थे, तब इन्होंने कहा मुझे कि इसके ऊपर गद्दारी के केस बनाओ, कि यह कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट करता है तो जो भी हमें निकालेगा उसमें से वो कीमत मांगेगा। मुफ्त कुछ नहीं होता। वो अमेरिकन कहते हैं देयर इज नो फ्री लंच, कोई मुफ्त में मदद नहीं करेगा। और जो वो कीमत हमारे से मांगेंगे, मैं आज फिर अपनी कौम के सामने कह रहा हूं कि वो हमारा जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी का सबसे बड़ा असासा है, उसके पीछे जाएंगे वो। और ये मैंने 6 महीने पहले कहा था अपनी कौम को। और आज जिधर हम अब खड़े हैं, ये जब से चोर ऊपर बैठे हैं, ये हमें उधर ही लेके जा रहे हैं। लेकिन वो नवाज शरीफ को कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि अगर हम अपनी नेशनल सिक्योरिटी
पे कॉम्प्रोमाइज कर दें, क्योंकि उसके तो पैसे बाहर पड़े हुए हैं, वो तो जब मौका मिलता है बाहर भाग जाता है। जब वो प्राइम मिनिस्टर था उसने 23 निजी दौरे किए लंदन के। मैं प्राइम मिनिस्टर था 3.5 साल, मेरे तो बच्चे बाहर थे, मैं तो एक दफा भी नहीं गया, हालांकि 2 दफा मुझे दावत मिली इंग्लैंड आने की, क्योंकि मैं हमेशा सोचता था कि मैं तब बाहर जाऊं, हमारा मुल्क गरीब है, हम मकरूज हैं, मैं क्यों मुल्क का पैसा खर्च करूं जब तक कि मेरे मुल्क को मेरे दौरे से फायदा नहीं होगा। ये सरकारी खर्चे के ऊपर प्राइवेट दौरे किए इसने लंदन के, 23 दफा ये लंदन गया। जरदारी 50 दफा दुबई गया निजी दौरों पे, और ये लंदन क्या करने जाता था? पैसे वहां हैं, दौलत वहां है, बिजनेस वहां है, बेटों को वहां बसा दिया है, बरतानिया के वो शहरी बन गए हैं, वो आराम से वहां बैठे हैं, जो जिसके ऊपर करप्शन केस होता है वो वहां भाग जाता है। इसहाक डार बाहर भाग गया है, उसके बेटे बाहर हैं। शबाज, ये हमजा जो सलमान शहबाज है, इसको जब FIR का केस रमजान शुगर मिल लिया जो जिसमें मकसूद चपड़ासी के पास पैसा आ गया था, इसके ऊपर हाथ जाने लगा, ये बाहर भाग गया। बाहर भाग जाते हैं जब इनको खतरा होता है, फिर डील करते हैं, वहां बैठ के डीलिंग करते हैं, फिर डील करके जब इनको पता होता है कि हां जी हमें ग्रीन सिग्नल मिल गया, फिर वापस आ जाते हैं, और वो इसहाक डार सिग्नल लेके वापस आ गया। लेकिन अगर आज भी किसी का ख्याल है कि ये मुल्क के माशी मसले हल कर सकते हैं, तो सवाल तो फिर यह है कि मुल्क को पहले लेके कौन इस स्टेज पे आया, या मुल्क का दिवालिया निकाला किसने? 30 साल तो ये दोनों खानदान बैठे हुए हैं, तो फिर कैसे मुल्क इस स्टेज पे पहुंचा? और मैंने आपको बताया कि हमने एक दिवालिया हुआ पाकिस्तान संभाला 2018 में, और उस पाकिस्तान को उस दिवालिये से निकाल के 2 साल कोरोना के साल गुजरे जो दुनिया में तबाही मची, अपने मुल्क को कोरोना से निकाला, और दुनिया मिसाल देती थी कि जो पाकिस्तान ने कोरोना में जिस तरह अपने मुल्क को संभाला, अपनी माशियत को संभाला, अपने गरीबों को बचाया, वो मिसाल देते हैं कि दुनिया में वो 3 टॉप मुल्क थे जिन्होंने सबसे बेहतरीन तरीके से कोरोना से निकाला। और कोरोना से निकाला ही नहीं, उसके बाद हमने अपनी माशियत उठाई, जो मैं अभी आपको बता रहा हूं कि 17 साल के बाद मुल्क की ग्रोथ रेट, ये जो 6% ग्रोथ रेट, तीसरे साल में 5.7 और चौथे साल में 6%, ये 17 साल के बाद हुआ। हमारे ज़राअत ने 17 साल के बाद इस तरह की तरक्की की। हमारी इंडस्ट्री ने तो कि 50 साल में सबसे बेहतरीन हमारी इंडस्ट्री उठ रही थी जब इन्होंने हमारी गवर्नमेंट कराई। तो आज मैं अपने पाकिस्तानियों के सामने ये रखना चाहता हूं कि क्या अभी भी कोई समझता है कि ये लोग जो बार बार या मुसल्लत किए गए, ये मुल्क को मसलों से निकाल सकते हैं? क्या इनके पास अब कोई हल है? जो हमने हल भी निकाले थे वो भी पीछे रह गए हैं। हमने पूरी कोशिश की। हमारा मसला क्या, मैं आप सबके लिए पहले जरा समझा दूं। हमारा मसला यह है कि माजी में किसी ने जोर नहीं लगाया कि मुल्क की दौलत में इजाफा किया जाए एक्सपोर्ट्स बढ़ा के। जो भी चाइना की तरक्की हुई, जो एशियन टाइगर्स, मलेशिया, इंडोनेशिया जैसे मुल्क, ये जो तरक्की की है, सब ने अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाई। जब दुनिया को माल ज्यादा बेचेंगे तो आमदनी बढ़ेगी। यहां हुआ ही कुछ नहीं, और इनके पिछले नून लीग के 5 साल में वही के वही एक्सपोर्ट्स रह गई, तो दौलत में तो इजाफा ही नहीं हुआ। तो इनका माजी में यही था। तो हमारी कोशिश ये थी कि एक्सपोर्ट्स को, पूरी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को उठाया जाए, पूरे उनकी मदद की जाए, उनको इंसेंटिव्स दिए जाएं, उनके लिए सस्ती बिजली दी जाए, ताकि अगर वो एक्सपोर्ट करेंगे तो मुल्क की दौलत में इजाफा होगा। और उसके अलावा हमने वो प्लान बनाए। टूरिज्म पाकिस्तान में ऐसी है कि हमारे बड़े डॉलर्स आ सकते हैं। हमारी बदकिस्मती के 2 साल कोरोना में टूरिज्म ही खत्म हो गई, लेकिन टूरिज्म के ऊपर हमने प्लान बनाए हुए थे। और तीसरी चीज कि जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी है, जो हमारा सबसे बड़ा असासा है, उनको हमने कोशिश की कि वो अपने पैसा पाकिस्तान लेके आए। उसके लिए हमने उनकी मदद की। रेमिटेंसेस जो सबसे तारीखी बड़ी हमारी 30 अरब पे,
وہ اس لیے بڑھی کہ ہم نے ان کو انسینٹیوز دیے, ان کے لیے انعام دیے کہ جو زیادہ پیسہ بھیجے گا یا ان کی اپنے بینکوں کے تھرو. اور روشن ڈیجیٹل پاکستان ایک نئی چیز شروع کی, 5 ارب سے اس میں آخر میں پیسہ آنا شروع ہوا. ہمارے چوتھے سال میں $5 ارب سے اوپر اس میں آ رہا تھا اور بڑھتا جا رہا تھا. کوشش یہ تھی کہ جب تک ہماری ایکسپورٹس نہیں بڑھتی ہم بیرون ملک پاکستانیوں کو ان کے ڈالرز پاکستان میں لے کے آئیں. میں نے 2 پروجیکٹ شروع کیے, ایک بنڈل آئلینڈ کراچی میں اور ایک راوی سٹی. بنڈل آئلینڈ انہوں نے ہمیں کرنے نہیں دیا, یہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, اور انہوں نے ادھر آتے ساتھ ہی $5 ارب آنے تھے, اور جیسے وہ پیسہ آنا تھا ہمارا جو اصل مسئلہ ہے جو ڈالر کم ہو جاتے وہ ہم نے حل کر لینا تھا. انہوں نے آخری منٹ میں نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ دے کے کینسل کر دیا. اور دوسرا جو ہماری کوشش راوی سٹی کی تھی وہ بدقسمتی سے 11 مہینے سٹے آرڈر پہ رہ گیا. پیسے لوگ باہر سے انویسٹر تیار بیٹھے ہوئے تھے, وہ سب کچھ رک گیا. تو ہماری کوشش یہ تھی کہ ڈالر گیپ جو ہمارا ہے, ہماری امپورٹس زیادہ ہیں, ہماری ایکسپورٹس کم ہیں, تو اس کے بیچ میں جو گیپ ہے وہ ہم انویسٹمنٹ لے کے آئیں, یہ 2 شہر بنا کے, ٹورزم کر کے, اور پھر اپنے بیرون ملک پاکستانیوں کو ان کو کوشش انسینٹیو دیں کہ وہ پیسہ اپنا بھیجیں. تو اب میں جو آخر میں یہ معیشت کے اوپر بات, پھر میں 2 اور آپ سے باتیں کرنی ہیں. دیکھیں جدھر آج ہم کھڑے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ کو جلدی کیوں ہے الیکشنز کی, انتظار کر لیں سال کی. ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تحریک انصاف کو تو اللہ کا فضل ہے, اس کی کوئی خاص کرم ہے ہمارے پہ کہ اس نے عوام کے دل ہماری طرف موڑ دیے ہیں. تو وہ تو سال کے بعد بھی الیکشن کریں تو انشاءاللہ جس طرح بائی الیکشن میں سویپ کیا تھا ہم الیکشن بھی جیت جائیں گے. لیکن مجھے جو خطرہ 6 مہینے پہلے سے میں کہہ رہا ہوں, ہمارے ملک کو خطرہ ہے آج. اور یہ جو آج 64.5% پہ پاکستان کی رسک ہو گئی کہ یعنی ہم اب قرضے واپس نہیں کر سکیں گے, اور اس کی چانس 64.5% پہ آ گئی. اس کا مطلب کہ اگر ہم اب اس طرف جس طرف اب نکل گئے ہیں, پیسہ باہر سے اب آنا نہیں ہے, ہمارے پاس جو آمدنی تھی ایکسپورٹس بھی کم ہوتی جا رہی ہے, ریمیٹنسز بھی جس سے ڈالر آتے ہیں, انویسٹمنٹ آنی نہیں ہے, قرضے بھی نہیں آنے, انویسٹمنٹ بھی نہیں آنی. تو اب ہم یہ کیا کریں گے؟ ان کے پاس کیا حل ہے؟ کیا وہ لوگوں کے پاس یہ ملکوں سے پیسے مانگتے جائیں گے؟ وہ تو یہ مانگے ہیں, ہر ملک کے پاس گیا شہباز شریف, کیا میں مانگنے نہیں آیا لیکن میں مجبور ہوں. لیکن وہ کتنا وہ پیسہ دے دیں گے؟ اصل میں تو ہم نے اپنی معیشت ٹھیک کرنی ہے, اور وہ جو ٹھیک کرنی تھی وہ ٹھیک ہو رہی تھی, جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا ہے, وہ اب یہ سازش کی وجہ سے آج پاکستان یہاں پھنسا ہوا ہے. دوسری بات میں نے آج کرنی ہے, جو میں ہمیشہ یہ جو تحریک جس میں ہم سارے مارچ اسلام آباد کی, وجہ اس کی کیا ہے؟ حقیقی آزادی. حقیقی آزادی آتی ہے انصاف سے. جس ملک میں انصاف ہوتا ہے وہ انسانوں کو آزاد کر دیتی ہے. انصاف, اور یہ سب کو میں بار بار کہتا ہوں کیونکہ لوگوں نے رول آف لا یعنی قانون کی حکمرانی پاکستان میں دیکھی نہیں. میں نے بھی نہیں دیکھی تھی. میں جب پہلی دفعہ برطانیہ گیا تب پہلی دفعہ مجھے پتا چلا کہ انصاف اور قانون کی حکمرانی کیا ہوتی ہے. تو قانون کے اوپر کوئی نہیں ہوتا. تو یہ جو آج پاکستان کے مسئلے ہیں, یہ معیشت کے بھی مسئلے, یہ سارے پھنسے ہوئے ایک چیز کے اوپر, انصاف کے اوپر. انصاف نہ ہونے کی وجہ سے, قانون کی حکمرانی نہ ہونے کی وجہ سے لوگ غلام ہیں, ایک نظام کے غلام بن چکے ہیں, کیونکہ کمزور آزاد نہیں ہے یہاں اور طاقتور قانون سے اوپر ہے. تو یہ جنگل کا قانون ہے. جنگل کے قانون کے اندر خوشحالی نہیں آ سکتی. یہ جو میں آپ کو معیشت کے بتایا ہے, یہ اصل میں ہماری ملک میں خوشحالی, معیشت تب ٹھیک ہوگی جب ہم اپنے انصاف کا نظام ٹھیک کریں گے. اب میں آج پھر, اور میں ہر روز اپیل کرتا ہوں اپنے ریسپیکٹفل آنریبل چیف جسٹس پاکستان کہ 3 آپ کے پاس کیسز ہیں, یہ تینوں لینڈ مارک کیسز ہیں. اور یہ تینوں کیسز کو اور کوئی طریقہ انصاف لینے کا نہیں سوائے آپ کے پاس آنے کا.
अरशद शरीफ पाकिस्तान का नंबर 1 इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, एक मुहिब वतन पाकिस्तानी, एक ऐसा सहाफी जिसके ज़मीर की कोई कीमत नहीं थी। धमकियां दी गई, डराया गया, FIRs काटी गई, मुल्क से बाहर भगाया गया और फिर कत्ल किया गया, शहीद किया गया। चीफ जस्टिस साहब, इसके लिए आपके सामने हमारे सारे मेंबर्स पार्लियामेंट, सेनेटर्स, इन्होंने आपके सामने पिटीशन रखी है। दूसरा, आजम स्वाति, यह भी एक लैंडमार्क केस है कि मुल्क के सेनेटर को एक ट्वीट के ऊपर जिसमें वो तनकीद करता है, जो सारी दुनिया में जिसकी इजाजत है, उस तनकीद के ऊपर उसको उसके पोते और पोतियों के सामने अंदर घुस के घर के उसको सुबह के 3 बजे उनके सामने मारा जाता है और फिर उसको हवाले किया जाता है। उसका जो आजम स्वाति ने नाम लिया, जो 2 नाम लिए फहीम और फैसल, उनको, उनके आदमियों को जो नंगा करके उसको तशद्दुद करते हैं। किधर से इंसाफ मिलेगा? इसलिए आपके पास आए हैं चीफ जस्टिस साहब। और तीसरा मेरा केस है, मुल्क का एक्स प्राइम मिनिस्टर, सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का हेड, वो पाकिस्तानी जो 50 साल से ये कौम जानती है जिसको, उसके ऊपर कातिलाना हमला होता है। पहले से भी मैं कह देता हूं, मुझे पता होता है, मैं उसके ऊपर 2 तकरीरों में आज से 1.5-2 महीने पहले बताता भी हूं कि ये इन्होंने करना है, कि दीनी इंतहा पसंद ने गुस्से में आके उसको कत्ल कर दिया। ये पूरी साजिश बनी हुई थी। मैं 3 नाम लेता हूं, लेकिन पुलिस, पंजाब पुलिस हमारे नीचे कि मेरी FIR रजिस्टर नहीं करती। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट FIR, ये एक शहरी का बुनियादी हक है। मैं आम शहरी की बात कर रहा हूं, लेकिन